अस्सलामु अलैकुम बच्चों। तो आज जो है हम एक नए लेक्चर के साथ, और इसका नाम है फ़िज़िक्स 1 लेक्चर, बिकॉज़ अब हम फ़िज़िक्स के कुछ एमकेट के एमसीक्यूज़ की आज सॉल्यूशंस देखेंगे, किस तरह सॉल्व करना है। और यही हमारा चैनल है डॉक्टर शहरियार्स क्लासरूम, इस पे ये वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैंने एक काम ये किया है बच्चों आप लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा हम एमसीक्यूज़ कर सकें 30 मिनट्स के अंदर। सो बेसिकली मैंने सॉल्यूशंस पहले से लिखे हुए हैं और मैं उसको हाईलाइट करते हुए एक्सप्लेन करूँगा। सही है। अच्छा देखो, डायमेंशन जो है ना, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम एंड एक्सेलरेशन। सो बेसिकली तुम लोग जो पढ़ते हो इनके एसआई यूनिट्स, सही है, उसी से तुम लोग डायमेंशन ईजीली वो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूँ। एक्सेलरेशन का जो यूनिट तुमने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। अच्छा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? ms-2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का आपने पढ़ा हुआ है मीटर क्यूब। अच्छा, आप लोग का जो डायमेंशन आता है लिखने, वो MLT सिस्टम में आता है। ठीक है, MLT सिस्टम का मतलब ये है कि ये मीटर सेकंड से हट के आता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, कैपिटल L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये कोने पे किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड्स लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये M से कंफ्यूज नहीं होना कि ये मास नहीं है, ये मीटर है। सही है, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मीटर। सही है। अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि मैंने क्यों लिखे हैं बच्चा, ये इसलिए लिखे हैं कि मैंने कहा कि भाई तुम्हें जो नॉर्मल SI यूनिट्स पता है उसको तुम अगर केजी नज़र आ रहा है तो केजी को हमेशा किससे रिप्लेस कर दोगे? कैपिटल M से। सही है, सही है। अगर तुम्हें MLT उसके अंदर डायमेंशन क्लासिफिकेशन के अंदर डायमेंशन पता लगाने किसी भी क्वांटिटी के, सही है। तो अब देखो मीटर क्यूब लगा हुआ है, तो मैंने क्या कहा है? मीटर को किससे रिप्लेस करना है? L से। सो वॉल्यूम का क्या होगा? L क्यूब हो जाएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन में देखो मीटर है तो मीटर की जगह L आ जाएगा। ठीक है, लेंथ, और आगे क्या लगा हुआ है? सेकंड, और उस पर क्या लगा हुआ है? -2। पावर क्या लगी हुई है? -2, तो सेकंड की जगह क्या आ जाएगा? टाइम, तो T-2। सही है। तो बेटा ये है डायमेंशन बेसिकली वॉल्यूम एंड एक्सेलरेशन का। तो देखो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अभी देखो द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, अभी हमने ऊपर देखा L-T-2। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा गौर से पढ़ो। ठीक है, तो 3-4 बातें देखो। ठीक है, एक तो यहाँ इसने वेक्टर वाला एरो लगाया हुआ है, मींस ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सही है। अच्छा, अब अगर देखो तो वो क्या कह रहा है? लिमिट क्या लगाई हुई है? डेल्टा टी, चेंज इन टाइम इक्वल्स टू 0। बेटा याद रखना, ये एग्जैक्ट इसको एज इट इज़ याद रखना। बेटा ये जो चीज़ है, ये जो सिंबल बोल लो या जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की होती है। किसकी होती है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी। अब इंस्टेंट बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई, अरे कैसे समझाऊं? सही है, चलो मैं समझाता हूँ। इधर देखो बच्चा, इंस्टेंट की वेलोसिटी का मतलब ये है कि पूरी जर्नी है, समझो 10 सेकंड में कह रहा हूँ, मुझे ये बताओ एट 9th सेकंड कितनी वेलोसिटी थी, यानी 9th सेकंड पे कितनी, एट दैट इंस्टेंट कितनी वेलोसिटी थी, उसको आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हो। एक चीज़ होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अभी मैं A और C ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। इंस्टेंट बता दिया एट द मोमेंट, सही है, उस मोमेंट की कितनी वेलोसिटी है। सही है। एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? पूरी जर्नी की एक एवरेज, एक मीन निकाल के बता दो वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये बेसिकली एवरेज वेलोसिटी जब काम ज़्यादातर आती है आपके केसेस में, जब आपकी जर्नी में बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी से आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आपकी वेलोसिटी जर्नी में चेंज हो जा रही है, तो आप क्या कोशिश करते हो? एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हो। एक मुझे आइडिया दे दो, एवरेज मीन निकाल के दे दो वेलोसिटी का कि कितनी होगी। सही है, तो वो एवरेज वेलोसिटी है, और आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी मालूम कर रहे हो, तो आप उसको क्या करो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और बेटा इस तरह रिप्रेजेंट होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। अब बात करते हैं हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। अच्छा, अब इसमें बच्चे अक्सर क्या करते हैं? ये डेसिमल से पहले 0 है ना, इसको गिन लेते हैं। नहीं बेटा, ये नहीं गिनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर गिनते हुए। अच्छा, डेसिमल के बाद ये जितने भी नंबर है ये सब गिनोगे, सही है। अच्छा, तो बेसिकली कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4। सो बेसिकली कितना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा ये। ठीक है, अच्छा
अब बात करते हैं अगले सवाल पे बेटा। तो उससे पहले 3-4 बातें समझो, ठीक है। हर सवाल से पहले मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा बेटा। आपके फिजिक्स के अंदर 7 बेस क्वांटिटीज़ पहले से डिसाइड है, उनके यूनिट्स डिसाइडेड है पहले से, ठीक है। ये जो लिखा है केजी, ये लिखा है किलोग्राम बेसिकली मैंने, यानी मास हमेशा आपका किलोग्राम में मेजर होगा, टाइम आप हमेशा सेकेंड्स में लोगे, ठीक है, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन, लेंथ हमेशा मीटर बेटा, करंट हमेशा एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एंड लाइट इंटेंसिटी इज़ कैंडेला। सही है। तो बेटा वो आपसे यही पूछा था। इट्स बेसिकली ये 7 बेस क्वांटिटीज़ जिसको याद होंगी। तो बोला इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ कैंडेला इज़ यूज फॉर, यानी ये जो कैंडेला यूनिट है ये किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये लाइट इंटेंसिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यही मैंने अभी दिखाया है, देखो, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी किस में मेजर होगी, कैंडेला। सही है। तो बेसिकली ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। आज देखो पहले से चीज़ें लिखी हुई है इसलिए क्विक हो रहा है, ठीक है। मेरे साथ बने रहो। अच्छा इधर आओ। अ बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, फ्रिक्शन है, मौजूद है। सही है। तो बेटा कुछ कीवर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, देयर इज फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा अब आगे सुनो। तो एक बॉडी स्लाइड कर रही है, हॉरिजॉन्टल है। दूसरी बात ये बता रहा है, क्लियर कर रहा है कि भाई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर एक बॉडी स्लाइड हो रही है और वहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रही है क्योंकि वो सरफेस रफ है। सही है। विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आइडेंटिफाई किया कि इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है फाइंड, अच्छा ये वाला पार्ट मैं भी छोड़ रहा हूँ, भी बताऊंगा ये क्या है, अभी पहले ये सुनो। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी जब तक फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाती है, यानी रेस्ट का मतलब क्या है, जब वो रुक गया, जीरो हो गई इसकी वेलोसिटी, तो 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड तक आने में स्लाइड करते हुए उस डब्बे ने, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें निकालना है। अब बात ये है कि उसने हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2। बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बेटा ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सुनना गौर से बात। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से बेटा तुम क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो सरफेस से लगेगी वो निकाल सकते हो। सो फ्रिक्शन फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू विच इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय आर। आर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स अगर मैं दिखाऊं तो बेटा इसी डब्बे की बात करते हैं। ये डब्बे को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सरफेस पे यूँ करके, ठीक है। तो समझना एक फोर्स इसका वेट है जो डाउनवर्ड लग रही होगी, ठीक है, जो कि mg के इक्वल होगी। एक फोर्स जो लग रही होती है वो सरफेस से इस बॉडी, इस बॉक्स की तरफ लगी होगी, जिसको आप रिएक्शन फोर्स कहते हो या कांटेक्ट फोर्स कहते हो। सही है। अब सुनना गौर से बात। तो बेटा फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है और ये आर फोर्स की वैल्यू की ज़रूरत होती है, दिस फोर्स। बेटा ना डब्बा ऊपर जा रहा है ना डब्बा नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस इक्वल है, यानी ये जितनी रिएक्शन फोर्स कह रहा हूँ, ये जितनी कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स, उतना ही वेट है। तो आर इज बेसिकली इक्वल टू एम जी हियर। आर बेसिकली किसके इक्वल है, एम इंटू जी के इक्वल है, वेट के इक्वल है। सही है। तो अब इधर देखो मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, इस म्यू आर को, सही है, समझना, ये आर को रिप्लेस कर दूंगा किससे बेटा, इधर देखो एम जी से। तो देखो मैंने क्या किया, म्यू एम जी। अभी कैंसिल कैसे हुआ बताता हूँ बेटा। आपको एक बात समझ आ रही है कि ये वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, और बेसिकली ये रेस्ट पे रुका, तो बेटा यहाँ पे सिर्फ अगर देखा जाए तो पूरे सिनेरियो में एक ही फोर्स नज़र आ रही है जो कि फ्रिक्शन है। सो इसका मतलब ये है कि यही रिजल्टेंट फोर्स है। अच्छा अब किसी ने सवाल पूछा सर ये कहाँ गई, अरे बेटा मैं वर्टिकल उस सिनेरियो में नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि डब्बा यूँ ट्रेवल कर रहा है, तो अभी मैं यहीं के एक्सेलरेशन, यहीं की सारे उसकी बात कर रहा हूँ। तो राइट एंड लेफ्ट पे सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि फ्रिक्शन है, जो ही इस पूरे सिनेरियो में रिजल्टेंट फोर्स है। तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स किसकी इक्वल होती है बच्चों, F इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है बच्चा। तो बेटा आपको पता है आपकी रिजल्टेंट फोर्स क्या है, फ्रिक्शन है। सही है। तो आपने फ्रिक्शन इक्वल्स टू ma रख दिया, तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू ma रख दिया, मास से मास कैंसिल हो गया और मुझे पता चला कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय g करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया। देखो g की वैल्यू 10 गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 गिवन है, तो मैंने क्या किया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। अब बच्चे से मैंने सवाल पूछा बेटा ये एक्सेलरेशन है डीसेलरेशन है, तो बेटा ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इधर गौर करो बेटा, कॉमन सेंस की बात है। वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब ये है कि बेटा ये डीसेलरेशन है क्योंकि यहाँ
द बॉडी इज स्लोइंग डाउन, सो ये डिसेलरेशन है, सही है। तो इसको नेगेटिव लोगे जब भी सवाल में लोगे, ख़त्म। तो सर अब ये आपने क्या अप्लाई किया है बेटा, हमें नज़र आ रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन बोल रहे डिसेलरेशन कांस्टेंट है, सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिनेरियो, सही है। जब कभी भी किसी सिनेरियो में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये इक्वेशन आपके दिमाग में फ़ौरन आ जानी चाहिए, यू नीड टू मेमोराइज दिस, ठीक है। अभी के अभी याद रखो, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब देखो मुझे पता है मेरे फाइनल वेलोसिटी हो जानी है 0, ओके। मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 10, रख दी मैंने 10, मैं 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव 2 क्यों ली, बिकॉज मुझे पता है वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो ये डीसेलरेशन है तो नेगेटिव ली, सही है। एस डिस्प्लेसमेंट जो कि निकालना था, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 हो गया, 10 का स्क्वायर 100, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ठीक है। 4 या मल्टीप्लाई होता वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो बेटा डिस्टेंस आ गया 25 मीटर, सही है। सो 20, ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। समझना है सवाल, परेशान नहीं होना है बच्चों। आओ इधर अगला सवाल करते हैं। मुझे पता है अब थोड़े से बड़े बड़े सिनेरियो आ गए, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तुम लोग वीडियो वापसी रिवाइंड करके भी देख सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। यूट्यूब पे डाली इसलिए कि तुम लोग बार बार देख सको, बार बार रिपीट कर सको, ठीक है। आ जाओ इधर, अब इसको समझो। एट द इंस्टेंट द ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन, बोल रहा है फॉर सपोज टाइम t इक्वल्स टू 0 रखो यहाँ पे, ठीक है। जब बेसिकली ये टाइम t इक्वल्स टू 0 रखा, जब ग्रीन बेसिकली ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई। अब सुना गौर से बात, वहाँ पे एक ऑटोमोबाइल थी जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्ट हुई, स्टार्ट का मतलब क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो बेटा ये जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना बेटा, ये मेरा ऑटोमोबाइल है, सही है। क्या है ये? ऑटोमोबाइल। मुझे पता है मेरे एग्जाम ने बोला स्टार्ट किया, इसने गाड़ी स्टार्ट की, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ, सुनना गौर से बात, ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ जो ट्रैवल की वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल की। किसके साथ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ रही होगी, वेलोसिटी बढ़ रही होगी बेटा, जी बढ़ रही होगी। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी अभी हमें नहीं पता कितनी होगी, इसलिए मैंने इसको VF इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क रख दिया। यह ऑटोमोबाइल की कहानी थी। अब बात करते हैं अगली कहानी। बोले उसी वक्त जैसे ही ग्रीन लाइट हुई, एक ट्रक था जो ट्रैवल कर रहा था कांस्टेंट स्पीड के साथ 9.2 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रक की ये जो है ना, ये जो मैंने डब्बे से रिप्रेजेंट किया है, ये ट्रक है, सही है। ये क्या है? ट्रक है। तो ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी भी 9.2 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल भी वही होगी। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। देखो लिखा है कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही, सही है। बोल रहा है इस सिग्नल पे, ठीक है, ट्रक आगे निकल गई। बताओ आगे जाके वापसी एस कितने डिस्टेंस बाद, सिग्नल से कितनी दूर ये ऑटोमोबाइल वापसी ट्रक को ओवरटेक कर लेगी, यानी आपस में एक साथ में आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने देखो बाद में भी इनको साथ में रख दिया और मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस ढूंढना है, सही है। तो ये डिस्टेंस हमें ढूंढना है। अब बात करते हैं कि बेटा अलग अलग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये डिस्टेंस ढूंढता हूँ फॉर मैं बात करता हूँ ऑटोमोबाइल। तो फॉर ऑटोमोबाइल मुझे पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब मुझे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगानी है। तो बेटा मैंने अभी ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन तुमसे डिस्कस की। देयर आर 2 मोर इक्वेशंस, एक ये रही, ठीक है, एक ये रही, ये वाली अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो 3 कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सिनेरियो की इक्वेशंस याद रखो। डिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, सही है, ये स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, सही है। अभी हम ये इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस ढूंढना है यहाँ से यहाँ तक का। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 रखूँगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, ये देखो एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, ये देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.1। तो मैं क्या करूँगा, ये देखो ये तो 0 हो गया, इस एक्सेलरेशन की जगह क्या डाल दूंगा 2.1। तो देखो मैंने यही किया, 2.1 डाल दिया। तो मेरा डिस्टेंस फॉर ऑटोमोबाइल ये आया। अब क्या है, इधर सुनना गौर से बात, मैं बेसिकली यही डिस्टेंस फॉर ट्रक मालूम करता हूँ। इधर देखो फॉर ट्रक, सही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ट्रक का डिस्टेंस है वो कैसे निकालूंगा। तो अब कॉमन सेंस की बात है, अब सुनो, जब स्पीड जो है कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं हो रही हो। देखो 2 सिनेरियो है,
जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये 3 इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल क्लियरली मैं अलग करके बता रहा हूँ। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा सिंपल सा तुम ये इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाला फॉर्मूला, सही है, जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है, सही है। तो अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो बेटा ये टाइम या डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखो स्पीड कितनी है, 9.2 की है ट्रक की, और टाइम टी लिख दिया, टाइम नहीं पता मुझे, सही है। तो हमने कंसिडर किया हुआ है यहाँ से यहाँ जाने का टाइम टी है, और इस ऑटोमोबाइल का यहाँ से यहाँ जाने का भी टाइम टी है। अब सुनने गौर करो कि तुमने दोनों के डिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है, ये जो ऑटोमोबाइल ने कवर किया होगा और ये जो ट्रक ने किया होगा। अब तुम्हें पता है कि सिग्नल से भी छूटे एक ही टाइम पे, सही है, और आगे कुछ टाइम बाद वापसी इनको एक दूसरे को ओवरटेक करना है। तो बेटा यहाँ से लेकर सिग्नल से लेकर जो ऑटोमोबाइल का डिस्टेंस होगा और ट्रक का सिग्नल से लेकर, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, सही है। तो ये डिस्टेंस इक्वल कर दूंगा ये डिस्टेंस के, और मुझे पता है टाइम भी सेम लगा होगा क्योंकि दोनों ने जर्नी सेम टाइम पे स्टार्ट की है, सही है। सो बेसिकली जो क्या बोलते हैं, मैं करूँगा दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करूँगा। ये देखो एक यहाँ 9.2 टी इक्वल्स टू हाफ इंटू 2.1 टी स्क्वायर था, तो एक टी से एक टी कैंसिल कर दिया और मैंने यहाँ से टाइम ढूंढा, और जब मुझे टाइम मिल गया तो बेटा किसी भी एक इक्वेशन में जाके टाइम पुट किया, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, क्योंकि दोनों डिस्टेंस आने सेम है, सही है, क्योंकि दोनों ने जर्नी सेम पॉइंट से स्टार्ट की है, सेम टाइम पे स्टार्ट की है। तो जहाँ तक पहुँच के ये फिर एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे तो वो डिस्टेंस जो है सिग्नल से लेकर यहाँ तक दोनों का सेम ही होगा, सही है। तो जब मैंने डाला टाइम तो मुझे डिस्टेंस मिला 80.6। सो बेटा ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। मुझे पता है ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इंटरेस्टिंग था बच्चों। इधर आओ, अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिफरेंट मज़ेदार सवाल की। इधर देखो, कह रहा है अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड v1, ठीक है। तो आप सुनो भाई, जर्नी है, ठीक है, उसमें जो आधा डिस्टेंस है वो स्पीड v1 से ट्रेवल किया, और जो अगला आधा डिस्टेंस है वो स्पीड v2 से किया। बोल रहा है एवरेज स्पीड निकाल लो। बेटा जिंदगी भर के लिए याद रखना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर हुआ डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस जर्नी में मैंने मान लिया कवर हुआ x मीटर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल टाइम बताओ कितना है, तो मैं तुमसे बोलूँगा कि भाई जो शुरू की आधी जर्नी है जो स्पीड v1 से कवर हुई उसका टाइम निकाल लो, और जो स्पीड v2 से कवर हुई अगली आधी जर्नी उसका टाइम निकाल लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ये का इस्तेमाल किया और अलग अलग टाइम निकालने की कोशिश की क्योंकि आधे आधे में जर्नी बटी हुई है ना। तो बेटा मैंने डिस्टेंस x लिया, तो मैंने कहा कि भाई आधा डिस्टेंस x/2, इधर भी देखो आधा डिस्टेंस लिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है आधा डिस्टेंस स्पीड v1 के साथ हुआ है, आधा डिस्टेंस स्पीड v2 के साथ हुआ है, तभी x डिवाइड बाई 2। और मैंने कहा स्पीड v1 के साथ जो डिस्टेंस आधा ट्रेवल हुआ है वो टाइम t1 में हुआ है, स्पीड v2 के साथ जो आधा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो टाइम t2 में हुआ है। यही फॉर्मूला लगाया है, देखो इधर स्पीड लिखी हुई है, इधर डिस्टेंस लिखा हुआ है और नीचे टाइम लिखा हुआ है। तो मैंने टाइम t1 को इधर भेजा, v1 को इधर भेज दिया, इस तरह टाइम t2 को इधर भेजा, v2 को इधर भेजा। तो ये दोनों जर्नी के आधी जर्नी के टाइम आ गए, ठीक है। अब बारी है एवरेज स्पीड निकालने की, सही है। तो टोटल डिस्टेंस तो x है, तो तुमने लिख दिया x डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 के, तो देखो t1 प्लस t2 की है, सही है। अच्छा असल बात सर, ये 2 कहाँ से नीचे आ गया बेटा, ये जो 2 ये था ये नीचे आ गया, डिवाइड हो रहा है ना बेटा, तो ये नीचे आ जाएगा, सही है, इसी वजह से ये इधर है, ठीक है। अब जब मैंने इनको देखो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम किया, अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है बेटा, इधर मल्टीप्लाई बाय v2 किया, इधर मल्टीप्लाई बाय v1 किया, ठीक है, नीचे भी v1 और इधर v2, सही है। तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, हुए नहीं हुए, तो देखो 2v1 v2 कर दिया और ऊपर ही देखो मल्टीप्लाई कर दिया। अब सुनना गौर से बात, डिवाइड के नीचे फर्दर डिवाइड, तो ये वाली टर्म ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दी, x से क्या करके लिख दी, मल्टीप्लाई करके लिख दी। अच्छा अब नीचे देखो इधर क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन लिया और x से x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एवरेज स्पीड क्या आई, 2 इंटू v1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, सही है। तो बेसिकली ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
अच्छा, अब बात करते हैं अगले सवाल की बेटा। तो बहुत इजी है, देखो खुद थ्योरी भी रखी है मैंने, क्यों? क्योंकि बच्चा थोड़ा सा रिलीविंग होता है, थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल्स थोड़े से हैवी होते हैं तुम लोग के लिए। अच्छा, अ मास हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट फोर्स अप्लाइड ऑन इट? तो बेटा यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लिखना था, F इक्वल्स टू ma देखना था। बेटा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो होगी तब फोर्स ज़ीरो होगी। और बेटा ये जो फोर्स है ये तुम्हें बेटा कोई फोर्स नहीं बता रही, ये रिजल्टेंट नेट फोर्स बता रही है। रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स पूरे सिनेरियो में जो आपस में कैंसल आउट ऐड होने के बाद जो नेट फोर्स बच जा रही है वो बता रही है तुम्हें, सही है? तो याद रखना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी तब फोर्स जीरो होगी, और जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है वही डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स होता है या नेट फोर्स होता है। तो अगर अब बोल रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बेटा फोर्स भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। जीरो क्यों नहीं होगी? जीरो जब होगी जब एक्सेलरेशन जीरो है। तो उसने बोला है कांस्टेंट है, जीरो नहीं बोला है। अगर वो बोलता कांस्टेंट एंड जीरो तो तुम लिख देते कांस्टेंट एंड जीरो, लेकिन यहाँ उसने कांस्टेंट बट नॉट जीरो इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उसने सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिक्र किया है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आ जाओ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। A car starts from rest and moves with a constant acceleration, ठीक है। तो बेटा रेस्ट से स्टार्ट किया, पहली इन्फॉर्मेशन देखो, पहली इन्फॉर्मेशन उसने हमें दे दी कि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक जर्नी दे दी, ठीक है, ये डब्बा है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, हमारी बड़ी प्यारी सी कार है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है, और उसने जर्नी में बता दिया कि जब भी आगे जा रही है तो बेटा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, सही है। तो बेटा दिमाग में कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तीनों इक्वेशन आ जानी चाहिए फौरन, सुनते ही, ये वर्ड सुनते ही आ जानी चाहिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बोले ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। बोला है शुरू के 5 सेकंड नहीं बोला है, इसने बोला है 5वें सेकंड के अंदर। फर्क समझो, 5th, अगर ये कहता फॉर द फर्स्ट 5 सेकंड टोटल डिस्टेंस इतना है, तो वो तुमसे टोटल शुरू के टोटल डिस्टेंस बता रहा होता, तुम्हें शुरू के 5 सेकंड। इससे क्या है, मैं 5वें सेकंड के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर मुझे 5वें सेकंड का डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं टोटल शुरू से लेकर 5 सेकंड तक का डिस्टेंस में से माइनस कर दूंगा शुरू से लेकर 4 सेकंड तक के डिस्टेंस को, तो मुझे 5th सेकंड के डिस्टेंस का आइडिया हो जाएगा। यही करूंगा ना, 0 से लेकर 5वें सेकंड का तक का जो टोटल डिस्टेंस है, जो कि S5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें से माइनस कर दूंगा शुरू से लेकर 4थे सेकंड तक का डिस्टेंस, तो मुझे एग्जैक्टली 5वें सेकंड का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैंने यही किया, S5 माइनस S4 इक्वल्स टू 36 क्यों रखा? क्योंकि उसने दिया हुआ है 5th सेकंड का डिस्टेंस कितना है, 36। बोला एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकाल लो। तो देखो इधर सुनो, तुमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इस्तेमाल करनी है इक्वेशन, तुमने S5 निकालना है, 5वें सेकंड का निकालना है, तो S5 तुम्हें पता है, ठीक है। अच्छा, ये UT क्यों लिखा मैंने, ठीक है, UT सर आपने UT तो नहीं सिखाया था, मैं लिख देता हूँ बेटा तुम लोग के उसमें VIT, सही है। VI क्या है? इनिशियल। हम लोग A लेवल में इनिशियल वेलोसिटी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों के बोर्ड में इनिशियल वेलोसिटी को VI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर आ जाओ, तो बेटा VI जो है बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है बेटा? 0। सो इनिशियल वेलोसिटी की जगह तुमने 0 रखा, टाइम कुछ भी हो, 0 से जब टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन नहीं पता, लेकिन देखो 5 शुरू के 5 सेकंड का निकाल लो ना, तो टाइम की जगह क्या आएगा? 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25/2a, ठीक है। तो S5 क्या आया? 25/2a, सही है। इसी तरह S4 निकाला, तो बेटा S4 के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। शुरू के 4 सेकंड का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो इनिशियल देखो, इनिशियल 0 रखूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 हो जाएगा पूरा। हाफ a, t की जगह क्या आएगा? चौथे शुरू के 4 सेकंड का है तो 4 का स्क्वायर 16/2a, ठीक है। तो देखो 16/2a लिख दिया S4 को, सही है। अब क्या किया, देखो डिनोमीटर सेम है, तो बेटा 1 हो गया डिनोमीटर, 25a माइनस 16 क्या बचा? 9 ठीक है। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया? 72, ठीक है। a या 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 72 डिवाइड बाय 9, a आ गया 8, तो एक्सेलरेशन आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, सही है। बड़ा अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है
a ball is thrown vertically upward with the velocity of 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाउ हाई डज द बॉल राइज, यानी वो आपसे बोल रहा है भाई ज़मीन से लेकर ऊपर तक का डिस्टेंस बता दो कितनी ऊंची गई। बड़ी एक मज़ेदार बात है कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि यहाँ पे अप्लाई क्या करना है। बेटा यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली तुमसे दो चीज़ें, बेटा यहाँ पे तुम्हें फ्री फॉल का लगाना है, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है तुम्हारी ग्रेविटी के इक्वल होगी, सही है, किसके इक्वल होगी, ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि जब तुम बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है। सर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये नहीं होगा, बेटा उसने जिस चीज़ का जिक्र नहीं किया उसको दिमाग में सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी, सही है। सो बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेविटी, विच इज़ 9.81। सर पॉजिटिव 9.81 लूँगा, नेगेटिव 9.81 लूँगा, बताता हूँ, सब बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। बेटा इनिशियल 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस बॉल को ऊपर फेंका, बॉल को थोड़ा सा कलर कर लेते हैं वरना वो लग रहा है ज़ीरो, सही है, तो ये बॉल ऊपर गया। बेटा एक कमाल की बात ये याद रखना, जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उस वक्त वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। सो बेटा ये मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम हाइट का वर्ड इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, बेसिकली उसने बोला है हाउ हाई डज द बॉल राइज, इसका मतलब ये वो आपसे ये पूछा है कितना मैक्सिमम हाइट अटेन की, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो इनिशियल भी गिवन है, फाइनल भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, तुम्हें डिस्टेंस ढूंढने बोल रहा है और तुम्हें पता है एक्सेलरेशन तुम्हारी कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल टू 9.81, सही है, जी के इक्वल है। तो बेटा तुम्हें कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगानी होगी, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, सही है। फाइनल तुम्हें पता है 0, इनिशियल तुमने रख दी 98 जो कि बताई भी उसने। अब एक्सेलरेशन सर आपने नेगेटिव 9.81 क्यों लिए, बेटा कॉमन सेंस की बात, यहाँ पे देखो इनिशियल स्पीड वेलोसिटी 98 है, मैक्स फाइनल जो है वो 0 है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है तो वो डीसेलेरेशन होती है, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन नेगेटिव 9.81 ली है। और s जो कि डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट निकालनी थी वो मैं निकाल लूँगा, ठीक है। ये सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा ना वो 490 आएगा, सही है, कितना आएगा 490। लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर ये मैंने कैलकुलेशन गलत किया तो तुम लोग मुझे चेक करके बताओगे, ठीक है, और देखता हूँ कि इससे मुझे भी अंदाज़ा होगा कितने लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, सही है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताना कि सर 490 ही आ रहा था। अच्छा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो उसके अंदर बेसिकली ये हम वेक्टर क्वांटिटी पे आ गए। तो बेटा ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है आई जे के करके और ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, सही है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस, सही है, इस तरह रिप्रेजेंटेशन है। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है एक तरह की आई जे के की फॉर्म में, सही है। तो दो वेक्टर तुम्हें गिवन है R1 एंड R2 और तीसरा वेक्टर फोर्स का गिवन है, देखो सही है, बोले वर्क डन निकाल दो। तो कह रहा है फोर्स जब अप्लाई की तो R1 पोजीशन से R2 चला गया। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ इन वेक्टर फॉर्म तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा फाइनल पोजीशन R2 थी और इनिशियल पोजीशन R1 है, तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितना मूव हुआ है इन वेक्टर। तो मैंने वही किया 14 ये देखो यही R2 लिखा पूरा, ये देखो एग्जैक्टली माइनस R1 लिखा, सही है। ब्रैकेट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये नेगेटिव साइन, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगी, सही है। तो देखो i को i के साथ डील करो, 14i माइनस 3i 11i, 13j माइनस, ठीक है, ये देखो 13j माइनस 2j कितना हो गया 11j, सही है। अच्छा ये देखो 9k माइनस 6k, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 6k कितना हो गया 15k। तो बेटा ये डिस्टेंस आ गया जो उस फोर्स जो अप्लाई की थी पार्टिकल पे, उस फोर्स की वजह से डिस्टेंस कितना मूव हुआ। अब देखो अगर मुझे वर्क डन निकालना है उस फोर्स ने कितना किया तो मुझे F डॉट डी करना पड़ेगा। बेटा याद रखना वर्क डन जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये जो है ये फोर्स है, ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, अभी के लिए समझो, सही है। सो बेसिकली जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि दो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो तुम्हें मिल रही है एक स्केलर क्वांटिटी। क्या मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा याद रखना वर्क डन बेसिकली याद रखना उसको आप कहते हो डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हो, डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क डन बेसिकली फोर्स एंड डिस्टेंस का डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, सही है। सो बेसिकली इट्स बेसिकली अ डॉट प्रोडक्ट, सही है। तो आप क्या करोगे, डॉट, देखो मैंने तभी डॉट लगाया है, सही है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके स्केलर दे तो बेसिकली उन दो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, सही। तो ये लिख देता हूँ स्केलर
या डॉट प्रोडक्ट, सही है। अब सुनो, डॉट प्रोडक्ट निकालने का सिंपल सी स्कीम है, दोनों वेक्टर रखो, ठीक है, एक मिनट को पेन बंद हो गया, हाँ, दोनों वेक्टर रखो, तो फोर्स का रखा, डिस्टेंस जो निकाला था वो रखा, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 11 88, जे वाले को जे से 2 मल्टीप्लाई बाई 11 देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है, और बीच में क्या लगा दिया, देखो प्लस, सही है। अब कुछ नहीं करना है, तुमने 8 मल्टीप्लाई बाई 11 88, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 22, 6 मल्टीप्लाई बाई 15 90, अब सबको ऐड किया तो 200 आ गया। सो बेटा और वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स, तो बेसिकली वर्क डन इज़ 200 जूल्स, ठीक है, मैंने जूल्स लिखा है, ठीक है, लेकिन इसने यूनिट्स लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात ये है कि हमारा आंसर सही आ गया है, सही है, ठीक है। क्यों उसने जूल्स नहीं लिखा बेटा, उसकी बात ये है कि हमें बेसिकली डिस्टेंस के भी यूनिट नहीं गिवन है और फोर्स के भी नहीं, सही है। अगर फोर्स न्यूटन में हो और डिस्टेंस मीटर में हो तो वर्क डन का आंसर जूल्स में आएगा, सही है, ये याद रखना है तुमने। ओहो, बड़ा कमाल का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बच्चों, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर बी दिया हुआ है। बेटा यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो दो यूँ करके आप वर्टिकल व्यू बना दोगे, ये मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड जो है ना 1 है, सही है। तो ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है, सुनना गौर से बात, किसी भी डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मुझे बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये छोटा वेक्टर चाहिए था, तो देखो मैंने बी के ऊपर हेड पिना दी, तो वो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर मुझे बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो सिंपल सी बात ये है कि मैं बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी करूँगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना ऐसे करके, ये मैग्नीट्यूड है, सही है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे किसी भी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर चाहिए होगा तो मैं उस डायरेक्शन के वेक्टर को डिवाइडेड बाय उसके अपने मैग्नीट्यूड से कर दूंगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, इधर देखो, बी वेक्टर बी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट, सही है, बी क्या है इधर देखो 6 12 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनके बेसिकली जो नंबर है उनका स्क्वायर कर दूंगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सर साइन लूँ नहीं लूँ, उससे अभी यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, स्क्वायर हो रहा है, ले लो तब भी आंसर वही आएगा, नहीं लो तब भी आंसर वही आएगा, देख लो स्क्वायर हो गया, आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 36, 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, एंड -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, सही है। तो ये मेरे ख्याल से आ रहा है 170 नहीं, ये हो जाएगा 170 180 196 आ रहा है, 196 का रूट आएगा 14, तो मैग्नीट्यूड आ गया 14, यानी वेक्टर बी को डिवाइडेड बाय कर देंगे अब अपने ही मैग्नीट्यूड से। तो इधर देखो 6i वेक्टर बी क्या है, ऊपर देखो ना 12j -4k, और डिवाइडेड बाय अपने ही मैग्नीट्यूड से कर दें तो आप देखो यूँ लिखेंगे 6/14i प्लस 12/14j -4/14k। तो बेटा ये आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन विच इज़ पैरेलल टू बेसिकली वेक्टर बी, सही है। सो इधर देखो, तो बेसिकली सिंपल सी बात 6/14 12/14 -4/14k, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ये लगा सकते हो, सबके नीचे 14 आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो 14 ही आ रहा था, तो वो निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस ये देखने की ज़रूरत थी कि भाई वेक्टर से डिवाइड करने के बाद ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिमाग चलाना है वहाँ पे बच्चा, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर स्केलर क्वांटिटीज एक्सेप्ट। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन नहीं। तो बेटा टेम्परेचर इज स्केलर, डायरेक्शन देके क्या करोगे, सही है, नॉर्थ डायरेक्शन में 30 ऐसे करके बताओगे, सही है। डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है बेटा, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है बेटा, लेकिन स्पीड की एक बेसिकली उसको कह लो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है, सही है। तो वेलोसिटी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर, फोर्स इज़ वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसने बोला है बताओ सारी स्केलर है एक्सेप्ट, तो बेटा डी, फोर्स के अलावा बाकी सारी स्केलर है। अच्छा अब ये जो 15th क्वेश्चन है ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ बेटा, ये एक और तरह की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर ये 3, 2, -1 लिखा है तो बेसिकली ये 3i + 2j
1K ये बताने की कोशिश की है। तो मैं तुम्हारी इस सवाल में इतनी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ लेक्चर रोकते हैं। टाटा। आई होप सबको समझ आ गया होगा। एंड मैंने जो ये पूरे नोट्स हैं, ये जो मैंने बनाई हुई है फ़ाइल, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ बच्चों, वहीं से डाउनलोड कर लो, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनना है तुम लोग ने, ठीक है। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।